Vox Populi Club, Spoken English and Personality Development, Third Day, coordinated by Prabhat Yashi, compiled and edited by Mohammad Shahzad. आज अपन लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल होंगे। अपन लोगों को एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देना सीखना है। आपस में बातें मत करो, कम से कम बातें करो आपस में। तो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स। जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन, बट फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। Whenever you are going to appear for any interview, किसी भी इंटरव्यू में आप अगर जाओगे, after greeting, what will they ask you? Your introduction. अपन ने ग्रीटिंग्स देना तो पहली क्लास में सीख लिया कि किसी का अभिवादन कैसे करना है। चाहे इंटरव्यू हो, चाहे वैसे ही किसी से नॉर्मल इंटरेक्शन हो, एक या दो सेंटेंसेस के बाद सीधे से वो चाहेगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। प्लीज करो। कोई बात नहीं, डजंट मैटर। अच्छे से गेट बंद करो। क्या नाम है तुम्हारा? सोहेल। इनका क्लैप करो भी सोहेल के लिए सबको। Why did I make you clap for Sohail? Very good, Kalamji. Because he said, I am sorry for the inconvenience. So this is what I am expecting from you all. Whatever we are learning here, that should be reflected in your personality. जो भी आप लोग यहाँ सीख रहे हो वो आपके व्यक्तित्व में दिखना चाहिए, जैसे सोहेल के व्यक्तित्व में दिखा। And above all, did you see the confidence in Sohail's voice? आप लोगों ने देखा उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस था। वो इसी कारण था कि उसने सेंटेंस अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा था। और इंग्लिश बोलते हैं तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। देखो, कॉन्फिडेंस दो ही चीजों से आता है, या तो आप इंग्लिश बोल लो या फिर आप पैक लगा लो। और पैक लगाने से इंग्लिश भी आ जाती है, लोगों को देखा है आपने। या तो इंग्लिश सीख लो या फिर 30 ml के दो लगा लो। वो नहीं, कॉन्फिडेंस भी देगी इंग्लिश आपको। वेरी गुड। चलो कालिंदी स्टार्ट करते हैं। एक बार रीड करना शीट में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट, फॉर्मल इंट्रोडक्शन, प्रोफेशनल सेटिंग, सिचुएशन, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ क्लास during a formal meeting or when meeting a teacher or guest for the first time. So you should be always prepared. You should be always ready. There is no place for excuses in this world. देखो, अब मैं थोड़ा थोड़ा तुम लोगों से इंग्लिश में इंटरेक्ट करूंगा जिससे हैबिट भी बढ़े तुम्हारी। मैं कह रहा हूँ you should always be ready, मतलब आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। देखो, यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं है किसी के पास। 99% टाइम ये देखा गया है, किसी बच्चे को उसको इंट्रोड्यूस करने को कहते हैं ना, वो मना कर देगा, हंसेगा, इधर उधर देखेगा कि जैसे कोई बहुत बड़ी बात कहती है। ये असली में शर्म की बात है कि आप लोग कॉलेज में आ गए हो और खुद को इंट्रोड्यूस करने में तकलीफ महसूस करते हो। What does this mean? That you have not worked on yourself. ये क्या बताता है कि आपने अपने आप पे मेहनत नहीं की। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, those people who want to achieve something in life, उन सबका इंट्रोडक्शन हमेशा रेडी रहता है, क्योंकि उनको पता है कहीं भी इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। तो आज की क्लास के बाद कल टेस्ट भी लूँगा मैं तुम लोगों का। कल यहाँ पे बुला के देखा जाएगा कि कौन कॉन्फिडेंटली इंट्रोडक्शन दे पा रहा है। तो आज की क्लास में सीख लो अच्छे से इंट्रोड्यूस करना खुद को। और इंट्रोडक्शन हमेशा दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन और एक इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। ज़्यादा अंतर नहीं होता है दोनों में। आप एक कोई भी इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लो, इसी को आप फॉर्मल और इनफॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, ऑलवेज रेडी रहने का मतलब क्या है? आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो कि आपको सोचना नहीं पड़े। अभी आपसे कोई आपका नाम पूछता है, आप तुरंत बता देते हो ना कि व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज सोहेल खान। लेकिन आपसे कोई इंट्रोडक्शन देने को बोले तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, इधर उधर देखने लगते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। इतनी बार एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करो, इतनी ज़्यादा बार कि लोगों को लगे ये पेट से सीख के आए। तो कालिंदी पढ़ना फिर नेक्स्ट लाइन। फॉर्मेट, फर्स्ट, greeting, good morning, afternoon, evening.
क्योंकि देखो फॉर्मल इंट्रोडक्शन है तो शुरुआत किससे करोगे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग। सिंपल बात है। फिर नेक्स्ट Second, name. My name is Kalindi Vyas. वेरी सिंपल सेंटेंस, माय नेम इज कालिंदी व्यास, माय नेम इज सुहेल खान। अब देखो अपन कई बार बोलते हैं माई सेल्फ कालिंदी व्यास या माई सेल्फ सोहेल, कोई बुराई नहीं है उसमें, कोई बुराई नहीं, वो भी परफेक्ट होता है। तो आप बोल सकते हो माई नेम इज कालिंदी व्यास, माई नेम इज शहजाद खान, माई नेम इज मोहम्मद शहजाद, माई नेम इज अनीश जोधावत, कुछ भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्या है? Position or role. I am a student in semester 6. आई एम अ स्टूडेंट इन सेमेस्टर 6। देखो जब आप किसी को फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हो, अपना नाम बताने के बाद जैसे सबसे पहले तो आप ग्रीटिंग हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सेकंड चीज़ पे अपना नाम बताओ, और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप करते क्या हो। स्कूल में स्टूडेंट्स की क्या आदत होती है कि दे स्टार्ट टेलिंग द नेम्स ऑफ देयर मदर एंड फादर। नोबडी इज आस्किंग यू द नेम ऑफ योर पेरेंट्स। आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, उनको आपको अपने माँ बाप का नाम नहीं बताना है जब तक वो पूछे नहीं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड नहीं है। आपके पापा का मम्मी का नाम क्या है वो तो आपसे फॉर्म में भरवा चुके हैं वो लोग। तो यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, नॉट योर फैमिली। अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पे आपको अपने फादर का नाम बताना चाहिए या फादर का नाम बताने से कोई फ़ायदा हो रहा है, तो आप बिल्कुल बेशक एक सेंटेंस ऐड कर सकते हो। नहीं तो कोई IAS का IAS का कोई इंटरव्यू है तो मदर फादर का नाम नहीं बताना है। नाम बताने, अपना खुद का नाम बताने के बाद डायरेक्ट क्या बताना है, अभी आप क्या करते हो। जैसे इसमें क्या लिखा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, Semester 6. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सेमेस्टर 6। अभी तो तुम 6 सेमेस्टर में रहे। फिर नेक्स्ट क्या है? Location. I come from Kishangarh. इसके बाद क्या बताओगे, आप बिलोंग कहाँ से करते हो। तो उसके लिए सबसे अच्छा सेंटेंस क्या है, आई कम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम किशनगढ़। इसको दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हो, आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू। दो सेंटेंस हो गए, आई कम फ्रॉम किशनगढ़, आई बिलोंग टू। और क्या बोल सकते हो, देखो आई एम अ रेजिडेंट ऑफ, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ। तीन हो गए, आई कम फ्रॉम किशनगढ़, आई बिलोंग टू किशनगढ़, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ, आई कम फ्रॉम किशनगढ़, आई बिलोंग टू किशनगढ़, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ किशनगढ़। पहले वाले में क्या आया, देखो फ्रॉम, आई कम फ्रॉम किशनगढ़, मैं किशनगढ़ से आती हूँ। दूसरा क्या है, आई बिलोंग टू किशनगढ़, मैं किशनगढ़ को बिलोंग करती हूँ। तीसरा क्या था, I am a resident of आई एम Kishangarh. अ रेजिडेंट ऑफ किशनगढ़, मैं किशनगढ़ की निवासी हूँ। फ्रॉम से भी बोल सकते हो, टू से भी बोल सकते हो, ऑफ से भी बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अपना इंट्रोडक्शन रटा रटाया होना चाहिए। सबसे बढ़िया सेंटेंस है आई कम फ्रॉम। फिर नेक्स्ट चीज क्या है, हाँ कोई बात नहीं, नेवर माइंड, प्लीज हैव अ सीट। व्हाट्स योर नेम? प्रियंका। क्लैप फॉर प्रियंका एवरीवन। वेरी गुड प्रियंका, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू रिमेंबर्ड व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। इसलिए मैंने तारीफ भाई बताया तुम लोगों को, इसलिए बोला सॉरी फॉर द। अब देखो कितना माहौल ही अलग लग रहा है ना क्लास का, 3 दिन में ये बात है। अब तुम अगर हर क्लास में एंटर होती है ऐसा बोलोगे ना तो कितना अच्छा लगेगा। बाकी फैकल्टीज भी तुम्हारी हेल्प के लिए हैं, वो भी तुम्हें अप्रिशिएट ही करेंगे। किसी भी क्लास में लेट आओ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। वेरी गुड। फिर क्या करेंगे? Reason for interaction. I am here today to introduce myself and learn more about public speaking and personality development. तो देखो अब आपने बता दिया, ग्रीटिंग दे दी, किसी को अभिवादन कर दिया, अपना नाम बता दिया, आप क्या करते हो ये भी बता दिया, और आप कहाँ से आते हो ये भी बता दिया। अभी तो बताओ आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप इंट्रोड्यूस खुद को क्यों कर रहे हो। तो जो आपका पर्पस है उस समय वो आप इसमें बता सकते हो।
जैसे आज आपका पर्पस है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सीखने आए हो, तो क्या लिखा है? आई एम हियर टू Introduce myself I am here and to learn more about public speaking and personality development. I am वापस रिपीट करना एक कारण की सेंटेंस। I am here today to introduce myself and learn more about public speaking and personality development. अब मेरे साथ बोल के देखो, I am here today to introduce myself and learn more about English speaking and personality development. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है फिर कारण? Hobbies, interests. In my free time, I enjoy singing and socializing. देखो, आपकी हॉबीज बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट होती है। कल मैंने आपको बताया था ना कि स्पॉटलाइट हमेशा किस पे होनी चाहिए? सामने वाले पे। तो जब आप किसी को हॉबी बताते हो ना अपनी, वो भी क्या होता है? चारा डालना, क्योंकि अब वो आपसे आपकी हॉबी के बारे में पूछेगा। देखो, आरएएस का इंटरव्यू होता है या आईएएस का इंटरव्यू होता है या प्रोफेसर का इंटरव्यू होता है, जब फॉर्म भरवाते हैं ना आपसे, तो उसमें लास्ट में एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है जिसमें वो आपकी हॉबी पूछते हैं। केवल स्कूल कॉलेजेस में केवल स्कूल के बच्चों से हॉबी नहीं पूछी जाती, हॉबी हर इंसान की होती है। और आरपीएससी जो इंटरव्यू लेते हैं उनको ये बात अच्छे से पता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से निकल के आएंगे? हॉबी में से। क्योंकि देखो, डिग्रीज लगभग सबकी सेम होती हैं, या तो बीए किया होगा, बीएससी किया होगा, बीकॉम किया होगा, सब्जेक्ट लगभग सेम होते हैं सबके, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है उन्हें पूछने का। घूम फिर के एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू। लेकिन हॉबीज ऐसी होती हैं कि उसमें वेरिएशन बहुत है। देखो, हॉबी ऐसी चीज़ है कि आप सबकी डिफरेंट होती है, तो किसी से कितने भी डिफरेंट सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा, सीधी सी बात पहले ये समझ लो, हॉबी और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर हॉबी एंड आवर इंटरेस्ट? कोई बता पाए? Sir, I am not sure about it, but hobbies are what we do in our free time and we enjoy doing, and interests are what we are interested in doing and we want to know more about that. Very good, Kalandi. Very beautiful explanation. Please clap for her. तो अप्रिशिएट करना चाहिए अपने फेलो स्टूडेंट्स को जो आपके साथी हैं, क्योंकि उसने बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दिया। उसने बताया कि हॉबीज़ वो होती हैं जिसको हम इंजॉय करते हैं, और इंटरेस्ट वो होते हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड रहते हैं। मतलब अच्छी कोशिश करिए समझाने की, इसके बारे में हम ज़्यादा जानना चाहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये। इसको और अच्छे से अपन ऐसे कह सकते हैं कि हॉबी वो चीज़ होती है जो हम एक्टिवली करते हैं, और इंटरेस्ट वो चीज़ होती है जिसके बारे में सही में हम इंटरेस्टेड हैं, हम और ज़्यादा जानना चाहते हैं, हमें वो अच्छा लगता है। जैसे देखो, आपकी हॉबी हो सकती है सिंगिंग, लेकिन पॉलिटिक्स आपकी हॉबी नहीं हो सकती। समझ में आई बात? क्योंकि सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप एक्टिवली करते हो। भाई, अगर किसी की हॉबी है सिंगिंग, इसका मतलब क्या है? वो अपने फ्री टाइम में गाना गाता है। लेकिन अगर किसी की हॉबी है पॉलिटिक्स हॉबी होने का मतलब क्या है? कि वो फ्री टाइम में पॉलिटिक्स करता है, बाकी टाइम में पॉलिटिक्स नहीं करता है। तो ये अजीब सी चीज़ है ना। तो इसलिए पॉलिटिक्स आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। अब जैसे देखो, म्यूज़िक है, म्यूज़िक आपकी हॉबी भी हो सकती है और इंटरेस्ट भी हो सकता है। जैसे अगर किसी ने बोला कि मेरी हॉबी है म्यूज़िक, इसका मतलब क्या है? वो बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना जानता है और गाता भी है। लेकिन अगर कोई कहता है मेरा इंटरेस्ट है म्यूज़िक, गुड आफ्टरनून, वंशिका, गेट बंद है ना? You both forgot something which I taught you in previous classes. Sorry for the इसे याद रखना था, है ना? तो देखो, अगर आपने बताया कि म्यूजिक आपकी हॉबी है, इसका मतलब क्या होता है कि आप गाते हो, बजाते हो, कई तरह की चीजें आती हैं आपको। अगर म्यूजिक आपका इंटरेस्ट है, इसका मतलब आपको म्यूजिक सुनना पसंद है।
तो हॉबी और इंटरेस्ट में तो समझते हैं, किसी चीज़ में आप एक्टिव हो तो वो हॉबी है, क्रिकेट खेलना आपकी हॉबी हो सकती है, ठीक है, और क्रिकेट आपका इंटरेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है? Closing. It's a pleasure to meet you and I'm looking forward to learning more from this session. तो इससे पहले एक और बात, क्वेश्चन क्यों पूछते हैं यूपीएससी में भी, आरएएस में भी क्यों पूछते हैं? क्योंकि हॉबी ऐसी चीज़ होती है कि उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। सबसे टेढ़ा सवाल होता है हॉबी। बच्चे क्या सोचते हैं कि यार हॉबी कुछ भी बता दो, सिंगिंग बता दो, डांसिंग बता दो। ज़्यादातर लोगों की कोई हॉबी होती ही नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट से पूछो ना व्हाट इज़ योर हॉबी, तो वो कुछ भी नहीं बता पाता। इसका क्या कारण है? क्योंकि बचपन से किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तुम्हें पता है संस्कृत में कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, कि जिसको लिटरेचर, गाने बजाने में, सिंगिंग में, इसमें मज़ा नहीं आता ना, वो बिल्कुल जानवर होता है। कैसा जानवर? जिसके सींग और पूंछ भी नहीं है। भाई जानवर हो तो कम से कम आपके सींग और पूंछ तो हो। आपको अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है, कोई हॉबी नहीं है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, बस वही सुबह होती है, शाम होती है, पूरी जिंदगी तमाम होती है, नींद खुलती है, बैठे बैठे देखते रहते हैं कि छिपकली उस कोने से उस कोने पहुंच गई है, उसी में टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे लोगों की कोई हॉबी नहीं होती और उनको सब क्या समझते हैं? जानवर, जैसे डेड। तो आपकी कोई हॉबी होनी चाहिए। हॉबी होने का मतलब यू एंजॉय लाइफ, यू आर हियर फॉर लिविंग। और हॉबी का क्वेश्चन सबसे कठिन क्यों होता है? क्योंकि आपने जो हॉबी बता दी, इसका मतलब आपको उसके बारे में सब पता होना चाहिए। लोग ज़्यादातर आरएएस में क्या हॉबी बता देते हैं? अपनी क्रिकेट, क्योंकि उनको क्या लगता है क्रिकेट तो सब जानते हैं ना, क्रिकेट तो अपन बचपन से देख रहे हैं। जिन लोगों की कोई हॉबी नहीं होती वो हॉबी की तैयारी करते हैं, एक दूसरे से पता करते हैं यार कौन सी हॉबी बतानी अच्छी रहेगी। किसी दोस्त ने बता दिया क्रिकेट बोल दिया, तुमको क्रिकेट के बारे में तो सबको पता है। अब वो क्रिकेट से जुड़े हुए इतने कठिन कठिन सवाल पूछ लेते हैं कि फिर आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए हॉबी हमेशा ऐसी बताओ जो एक्चुअली आपकी हॉबी हो, जिससे सामने वाला आपसे कोई चीज़ पूछे ना उसके बारे में तो आप 4 बताओ, वो एक पूछे तो आप 4 बता पाओ। समझ लो एक बार, आप जैसे मान लो साइंस सब्जेक्ट से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट से हो, उससे भी ज़्यादा नॉलेज आपको किसकी होनी चाहिए? आपकी हॉबी। तो इफ यू डू नॉट हैव अ हॉबी, कल्टिवेट अ हॉबी। हॉबी बनाई नहीं जाती है, मैं क्या कह रहा हूँ? कल्टिवेट अ हॉबी। कल्टिवेट मतलब क्या होता है? उगाना। मेक माने बनाना। मैंने ये तो नहीं कहा ना मेक अ हॉबी, मैंने क्या कहा? कल्टिवेट अ हॉबी। क्योंकि हॉबीज आर ऑलवेज कल्टिवेटेड, धीरे धीरे उनको ग्रो करना पड़ता है। मान लो किसी की हॉबी है पियानो बजाना, तो एकदम से पियानो बजाना नहीं आ जाएगा। आप धीरे धीरे रोज उस पर प्रैक्टिस करो, आपको पियानो बजाना आ जाएगा। So if anybody is not having any kind of hobby, then he or she must strive to grow or cultivate a hobby. Last इसमें next चीज़ क्या लिखी थी हॉबी वाले के बाद? Closing. It's a pleasure to meet you and I'm looking forward to learning more from this session. देखो it's a pleasure to meet you, कि आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा। ये तो अपन पहले ही सीख चुके हैं। इसका मतलब क्या है? अपना इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है। इंट्रोडक्शन खत्म करते करते सामने वाले को कुछ भी कर देना है आपको। इट्स अ प्लेजर टू, और लास्ट में क्या बोला? लुकिंग फॉरवर्ड More from this session. वापस पढ़ना। I'm looking forward to learning more from this session. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर फ्रॉम दिस सेशन। ये सेंटेंस बहुत प्यारा होता है। ये सेंटेंस ऐसा होता है कि आगे के लिए भी आपके रिलेशन पक्के हो जाते हैं। जैसे आपने कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा, कोई ईमेल मैसेज भेजा, हमेशा लास्ट लाइन आप क्या लिख सकते हो? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरैक्टिंग मोर विद यू। जैसे यहाँ पे बोला आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग, क्या लिखा है? More from this session. टू लर्निंग मोर फ्रॉम दिस सेशन। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है आशा करना। तो कभी भी कोई स्पीच एंड करनी है, इंट्रोडक्शन एंड करना है, या ईमेल का एंडिंग लिखनी है, व्हाट्सएप मैसेज की एंडिंग लिखनी है, आप क्या लिख सकते हो? लुकिंग फॉरवर्ड टू, आगे कोई भी बात।
जैसे looking forward to, हाँ, I have a doubt. हम्म, Sir, why are we using ing form after to? As we use first form of the verb after to, so here we are using learning. Why is that so? it is not a rule currently. It is never a rule that we always use the first form after to, because you pay attention to the word. Looking forward to learning more from you. So we are using the word learning after to, but it is not a rule until and unless it is an infinitive. Like to learn, it is an infinitive. So looking forward to learn more from you, it is also absolutely correct. In fact, if we try to follow the grammar exactly, then it is even better. Looking forward to learn more from you. But there is nothing wrong in saying looking forward to learning more from you, because learning is a gerund, and if we take into account to and learning together, then to is something different, and learning is a gerund being used for the activity of learning. But if we put to and learn together, then together they act as an infinitive. So if we consider learning like in this sentence as a gerund, then to has a separate identity. It is not a part of that phrase. So both are correct, and currently I will really appreciate you for this, because the absolutely correct way of saying this sentence is looking forward to learn more from you. तो कालिंदी बिल्कुल सही कह रही है कि एकदम परफेक्ट तरह से बोलना है ना, तो क्या बोलना चाहिए? लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न मोर फ्रॉम यू। अभी आप समझोगे, देखो कि नाउन से वर्ब से, मतलब वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं, नाउन से वर्ब कैसे बनाते हैं, उसमें ये चीज़ आती है कि जेरेंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है। तो पहले भी समझ गए वाली बात, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। अगर परफेक्ट सेंटेंस बोलना है, लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न मोर फ्रॉम यू, ठीक है? फिर क्या चीज़ है? Example. Good morning. My name is Anjali Sharma. I am a student in BSc semester 2nd and I come from Dhanpur village. I am here today to introduce myself and participate in this English speaking session. In my free time, I enjoy reading and painting. It's a pleasure to meet you all and I am looking forward to learning more from this session. बहुत अच्छे, बहुत ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन था। अब इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन पे आने से पहले मैं चाहूँगा आप लोग एक एक करके सामने आके इंट्रोड्यूस करोगे। अभी भले ही याद नहीं होगा, लेकिन पढ़ के, मोबाइल में पढ़ के इंट्रोड्यूस करके देखो। सबसे पहले मैं कालिंदी को ही बुला रहा हूँ, वहीं से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके नेक्स्ट आते जाना। अब देखो इसमें फॉर्मेट लिखा हुआ है ना पूरा, वो फॉलो करना है। बस जहाँ पे कोई और नाम लिखा है वहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। क्लियर है ये बात? चलो देखते हैं कालिंदी खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करती है, और अपन मिस्टेक्स पकड़ेंगे। Good morning everyone. My name is Kalindi Vyas. I am a student of semester 6. I come from Kishangarh and I am here today to introduce myself and learn more about this session. In my free time, I enjoy singing and socializing with people. It's a pleasure to meet you all and I am looking forward to learning more from this session. Thank you. वेरी गुड कालिंदी, क्लैप फॉर दिस। के वॉइस में एक्सप्रेशन था, जैसे उसने गुड मॉर्निंग बोला तो ऐसा नहीं लगा कि कोई अपन को लट मार के गुड मॉर्निंग बोला है। उसकी आवाज़ में एक नज़ाकत थी ना, प्यार से बोला ना गुड मॉर्निंग, ये चीज़ अच्छी लगती है। आपकी थोड़ी टोन ऐसी होनी चाहिए कि आप काम हो, कंपोज हो। तो गुड मॉर्निंग से ही रिदम सेट हो गई थी। क्लियर है ये बात आपको? अभी आपको कुछ डिफरेंस पता चल जाएगा। कालिंदी, हु इज सिटिंग बिसाइड यू? अंशिका, प्लीज कम फॉरवर्ड। I come from Kishangarh, Krishnapuri. I am here today to introduce myself and learn more about the session. In my free time, I enjoying singing. Like I love singing, and it's a pleasure to meet you. And I am looking forward to learning more from this session. Thank you. मेरी वंशिका बहुत टैलेंटेड लड़की है। अपने यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, सबसे ज़्यादा स्किल्ड है। कई कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल है वंशिका, लेकिन ये पीछे क्यों रह जाएगी?
क्योंकि कितना धीरे बोला ना इसने, देखो। अब कालिंदी ने भी बिना माइक के बोला था, वंशिका ने भी बिना माइक के बोला था, लेकिन क्योंकि वंशिका की रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है इस चीज़ की, तो वंशिका तुम्हारी गलती समझ में आई तुम्हें? अगली बार से तेज बोलना है, ऐसा लगना चाहिए कि खाना मिल रहा है अपन को करके, है ना वंशिका? अब देखो दूसरी बात, आज तो चलो फर्स्ट डे है, लेकिन आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन रटा हुआ होना चाहिए। कालिंदी का भी 1 मार्क्स क्यों कटा? क्योंकि फ्लो बिगड़ रहा था, देख के बोलना पड़ रहा था। मुझे अच्छे से पता है वो कल स्पेनिश में भी दे देंगे अपना इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है वंशिका तुम्हारे पास सवाल है? यशविनी, यशविनी प्लीज कम फॉरवर्ड। From Srinagar. I am here today to introduce myself and learn about more this session. In my free time, I enjoy sketching, cooking, dancing. That's it. वेरी गुड, इसके इसको ज्यादा मार्क्स है। देखो 10 में से 8 मार्क्स है यशविनी को, बहुत अच्छे। 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला है क्योंकि तुमने बिना देखे बोला। 2 मार्क्स किस लिए कट गए? 1 मार्क तो कटा कि तुम्हारी भी आवाज थोड़ी सी धीरे थी ना, और दूसरा कि थोड़ा छोटा हो गया इंट्रोडक्शन। एक आध चीज और बता, बैठ जाओ यशविनी, बैठ जाओ। लेकिन अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस यशविनी का ही लग रहा है मुझे, बिकॉज उसने खुद कहा कि मैं बिना पेपर के बोलूँ। बिना पेपर के जब एक्सटेम्परे बोल पाते हो ना, वो रियल कॉन्फिडेंस हो जाता है। वेरी गुड यशविनी, और शानदार। अब तुम्हारे पास कौन है? प्रियंका, प्लीज। My name is Priyanka Patel. I am a student in BSc semester 4 and I from Kishangarh. I come from Kishangarh. I am here today to introduce myself and participate in the English speaking session. In my free time, I enjoy reading. I pleasure to meet you all and I am looking forward to learning more this class and thank you for listening. देखो प्रियंका के हैं 10 में से 7 मार्क्स। प्रियंका बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट टाइम तुम आओगी और इतना अच्छा बोलोगी स्टेज पे। सबसे मेन बात, उसने मना नहीं किया स्टेज पे आने के लिए, मतलब कॉन्फिडेंस है। गलती क्या थी? एक तो प्रियंका आवाज़ तुम्हारी भी थोड़ी सी कम है, और आवाज़ में दम होना चाहिए, ठीक है? और बाकी जब पूरा याद हो जाएगा ना तुम्हें इंट्रोडक्शन, 10 आउट ऑफ 10 है। अच्छा, बॉयज में से कौन आना चाहेगा अपने आप? My name is Sohail Khan. I am a student in BA semester 1st. I come from Kishangarh. I am here today to introduce myself and spoken English and personality development. In my free time, I enjoy reading and studying. It's a pleasure to meet you all and looking forward to learning more from this session. सोहेल बहुत अच्छा, 10 में से 8 मार्क्स हैं तुम्हारे। देखो सबसे मेन, सबसे अच्छी बात क्या लगी सोहेल की? बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। 1 सेकंड के लिए भी वो हिचकिचाया नहीं, आया स्टेज पे और देख के बोला भले ही, लेकिन फ्लो में बोला बिल्कुल। बेस्ट परफॉर्मेंस सोहेल अभी तक। मार्क्स किस चीज़ के कटे कि जब तुम्हें याद हो जाएगा ना ये, तब तुम्हें 10 में से 9 मार्क्स आएंगे, देख के नहीं पढ़ोगे जब। दूसरी बात सोहेल, शायद तुमने पीछे मुड़ के देखा था ना जब तुम इंट्रोड्यूस कर रहे थे। देखो ऐसा होता है कभी कभी, अपन जब स्टेज पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खुद को, सिर्फ सामने वाले को देखना है। अपन पीछे क्यों देखते हैं? अप्रूवल के लिए, कि सर की तरफ देखूं मैं कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अब मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ, है ना? इंट्रोड्यूस कर रहे हो तुम स्टूडेंट्स को, तो इस चीज़ का ध्यान रखना सोहेल, बाकी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। कोई और है कॉन्फिडेंट? सोहेल तुम्हारे पास और कौन है? वीडियो भी डाला हुआ है उसमें, है ना? तो अच्छी स्किल है, अच्छा सीख रहे हो। लेकिन तुम्हारी दिक्कत क्या है शिवा? क्लास में एब्सेंट रहते हो तुम, फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली एब्सेंट हो। ये चीज़ भी तुम्हारी पर्सनैलिटी खराब करेगी। जब तुम उन्हीं में से हो तो साधु सन्यासी बताए थे ना मैंने, कि दुनिया का गेम छोड़ के अपना अलग गेम खेलते हो, वो भी अच्छी बात है एक हद तक। तो शिवा मुझे अच्छा लगा, वेबसाइट्स बहुत अच्छी बनाई तुमने, इसका मतलब बहुत अच्छी स्किल है। जमाने के साथ भी चला करो, है ना? आ जाओ एक बार इंट्रोड्यूस करो खुद को, देखें कैसे करते हो। My name is Ramzan. I am a student in BA first semester. I come from Churli village. I here today introduce myself and participate in English speaking session. In my free time, I enjoy reading and painting. It's a pleasure to meet you all. मार्क्स है 10 में से 11।
क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उसने खुद आगे होके वॉलंटियर किया। यही तो चीजें मैं देख रहा हूँ तुम लोगों में। मैं बॉयज में से भी एक एक करके बुला सकता था, लेकिन मैंने देखना चाहा कि खुद आगे होके कौन आता है। और आज का विनर कौन हो गया देखो अपने आप ही, रमजान। जब तक कि किसी के 10 में से 12 नहीं आ जाते। मैंने इसको 10 में से 11 दिए इसलिए क्योंकि इसकी एक बात ने बता दिया कि इसमें कॉन्फिडेंस है, कि अपने आप आगे होके आया, बहुत अच्छी डिलीवरी दी, अपने आप तरीके से जाके बैठ गया। ऐसे ही लोग तो नेता बनते हैं। रमजान तुम NSUI में हो क्या है? देखो रमजान ये चीज बहुत आगे लेके जाएगी तुम्हें। अब मैं क्या कह रहा हूँ, रमजान का प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं था। गलती क्या थी रमजान की कि इंग्लिश में जैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा। फिर भी उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है, क्योंकि कॉन्फिडेंस। देखो आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तो आ जाएगा, इंग्लिश बोलने में आ जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, वो ज़्यादा मुश्किल होता है। वेरी गुड रमजान, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तुम्हारे अलावा और कौन है हमारे पास में बैठा? Hello everyone, my name is Devraj Chaudhary. I am a student in BA first semester and I come from the village Dholpur. I am here to introduce myself as a participate in this English speaking session. In my free time, I enjoy reading and painting. It's a pleasure to meet you all. I am looking forward to learning more from this class. Thank you. देखो तुम्हारे मार्क्स हैं 10 में से 8 मार्क्स। देखो सबसे अच्छा स्कोर तुमने किस चीज में किया? तुम अपने आप आगे आए। क्या नाम था तुम्हारा? हेमराज ना? यहाँ पे गलती हुई है। सबसे अच्छे मार्क्स, ऐसे तुम्हारे इससे कम आते मार्क्स, लेकिन तुमने शुरू में ही नंबर किस चीज में ले लिए कि तुम अपने आप आए स्टेज पे, इसके लिए बहुत बढ़िया एप्रिसिएशन तुम्हें। लेकिन तुमने अपना नाम इतना धीरे बोला और मुंह में ही खा गए अपना नाम, तो मुझे समझ में नहीं आया और दूसरों को भी नहीं आया होगा। तो अपना नाम कॉन्फिडेंस से क्लियरली बोलना है हेमराज, है ना? दूसरी क्या गलती थी? देखो बहुत फास्ट पढ़ दिया तुमने। तो जब तुम यहाँ सामने आए तो सामने वालों को ये फील आ रही थी कि हेमराज चाह रहा है बस ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए इससे। आपको एकदम काम और कंपोज होकर बोलना है ना हेमराज? मुझे ऐसी फील आ रही है कि इस सारे बैच में नंबर 1 निकलने वाले हो तुम 10 दिन के बाद, क्योंकि तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा था और तुम्हारे बात करने के तरीके से लगता है कि तुम्हें स्टडीज में इंटरेस्ट भी है। दिक्कत क्या है? जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश नहीं करनी। ये चीज सारे स्टूडेंट्स याद कर लो। पब्लिक स्पीकिंग की जो क्लास होगी उसमें भी बताएंगे तुम्हें। जब भी आप स्टेज पे बोलते हो ना, आप नॉर्मली जितनी स्पीड में बात करते हो उससे कम स्पीड में बात करनी है। ये बात याद रहेगी। हमेशा का ये रूल बना लो। आप अगर कैमरा के सामने हो, आप कोई क्लास पढ़ा रहे हो या आप कहीं पे भी स्पीच दे रहे हो, अपने आप अपने दिमाग में एक बटन ऑन कर लेना स्पीच से पहले कि जितनी स्पीड में मैं नॉर्मली बोलता हूँ उससे धीरे स्पीड में बोलना है। याद रहेगी क्या ये बात? तुम देखना इसका असर। तो हेमराज कल मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा ना इंट्रोडक्शन के लिए, तो कोशिश करना जितना नॉर्मल बोलते हो उससे कम स्पीड। ठीक है कालिंदी, नेक्स्ट चीज क्या है? आगे बढ़ना। Casual introduction. Situation. Introducing yourself in a casual setting, like when meeting new friends or acquaintances. देखो कैजुअल का ही सिनोनिम क्या होता है? इनफॉर्मल। जैसे फॉर्मल का उल्टा क्या होता है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के लिए एक और वर्ड क्या है? कैजुअल। जैसे देखो अभी मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं क्योंकि मैं अपनी वर्क प्लेस पे आया हूँ, ये कैसे कपड़े हैं? फॉर्मल। वंशिका कैजुअल नहीं है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंसर दे रही है वंशिका कम से कम। जो मैंने अभी कपड़े पहन रखे हैं कैसे हैं? फॉर्मल। घर पे जो अपन कपड़े पहनते हैं वो कैसे होते हैं? कैजुअल या फिर इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल के लिए दूसरा वर्ड क्या है? कैजुअल। आप किसी से नॉर्मली बिना औपचारिकता के बात कर रहे हो, मतलब कैजुअल कॉन्वर्सेशन। घर पे टी शर्ट लेकर जीन्स पहन रखी है, मतलब कैजुअल क्लोथ्स। किसी चीज को ऐसे ही लेना, सीरियसली नहीं लेना किसी चीज को, उसको क्या कहते हैं? टेकिंग इट कैजुअल। तो आपको जहाँ पे कैजुअल होना है वहाँ कैजुअल रहो, जहाँ पे फॉर्मल होना है वहाँ पे फॉर्मल रहो। अब अपन कैसा इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं? कैजुअल। कैजुअल के लिए दूसरा वर्ड क्या होता है?
पढ़ना खा लेते हैं इसमें। First, greeting. Hi, hello. सिंपल देखो, इनफॉर्मल फॉर्मल ग्रीटिंग की तो क्या थी, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। अभी कैजुअल में क्या होगी, हाय हेलो। कई बार मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं हेलो सर, मुझे लगता है पुरानी दोस्त होगी कोई, है ना, क्योंकि अगर मैं किसी का दोस्त हूँ तो आप क्या कह सकते हो, हेलो सर। वैसे तो देखो मैं आप सबका दोस्त ही हूँ, लेकिन कोशिश करो चलो मेरे से हेलो कर लो भले, लेकिन हर कोई आपका दोस्त नहीं है ना। तो सीनियर प्रोफेसर्स हैं या इवन मैं भी हूँ, कोई भी है, आप पे अपने टीचर से प्रोफेसर से बात करनी है, आपको शुरू में क्या लिखना चाहिए, गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग। कोई दोस्त है तो क्या बोल सकते हो, हेलो सर। अब आप देखो कोई बॉय किसी मैम को मैसेज कर रहा है और आपने लिख दिया हेलो मैम, वो रिप्लाई नहीं करेंगे आपको। गर्ल्स इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर ऑनर। अगर आप किसी को हाय हेलो कर रहे हो मतलब आप उसके बहुत ज़्यादा करीब हो। तो कोई कभी भी कह देगा कि कंधे से हाथ हटा, समझ लो ये बात। ज़्यादा आप जब तक किसी के क्लोज नहीं हो तब तक हाय हेलो नहीं, तब तक क्या करना चाहिए, गुड मॉर्निंग। फिर क्या लिखा है, Me, I am Kalinti Vyas. आई एम कालिंदी व्यास। जब आपने फॉर्मली बोला था तो माय नेम इज कालिंदी व्यास, कैजुअली बोल रहे हो तो आई एम कालिंदी व्यास। फिर नेक्स्ट, Location, school or occupation. I study in semester 6 at SRKP Government College. आई स्टडी इन सेमेस्टर 6 SRKP गवर्नमेंट कॉलेज। सिंपल सेंटेंस है, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना। टोन शिफ्ट हो रही है देखो, फॉर्मल में क्या बोला था, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आई स्टडी। अच्छा एक बात याद रखना देखो, लैंग्वेज में कोई रूल नहीं होता है। एक बात का आंसर दो देखो तुम लोग सब देखो कि ग्रामर पहले बनी कि लैंग्वेज पहले बनी। लैंग्वेज है ना, इंटेलिजेंट हो तुम। ग्रामर तो क्या होती है, लैंग्वेज को रूल्स में बांधने की कोशिश, जो कोशिश कभी भी पूरी नहीं होती। देखो जब इंसान बंदर था, जब लिख भी नहीं पाता था, कुछ पता ही नहीं था, तब भी बात करता था ना इंसान। आपको पता है ना हम बंदरों से आए हैं, बाकी कोई कुछ भी और मानता हो, लेकिन प्रैक्टिकलिटी और साइंस क्या कहते हैं कि हम लोग बंदरों से आए हैं। और वो भी बात करते हैं, आज भी बात करते हैं बंदर, पहले भी बंदर बात करते थे, उनकी भी लैंग्वेज थी। लैंग्वेज तो बहुत पुरानी चीज़ है। धीरे धीरे जब बंदरों में दिमाग आया, वो इंसान हुए और ज़्यादा दिमाग आया, तब जाकर के किसी विद्वान आदमी ने लैंग्वेज को रूल्स में बांधने की कोशिश की, और उसी कोशिश को क्या कहा गया, ग्रामर। इसीलिए तो ग्रामर में एक्सेप्शन होते हैं। देखो तुमने देखा होगा फिजिक्स की, केमिस्ट्री की थ्योरी में एक्सेप्शन नहीं होते, बहुत कम एक्सेप्शन होते हैं। मैथ्स में तो कोई एक्सेप्शन मिलेगा ही नहीं, लेकिन ग्रामर में इतने ज़्यादा एक्सेप्शन क्यों होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज को टेम नहीं किया जा सकता। लैंग्वेज वाइल्ड होती है, क्योंकि वो पैदा ही वाइल्ड में हुई। जब हमें कुछ भी नहीं आता था तब भी हमें लैंग्वेज आती थी। तो कभी भी कोई बच्चा ये मत सोचना, रटने की कोशिश मत करना इंग्लिश। आप लोगों को स्कूल में कैसे पढ़ाया गया है, टेंस पढ़ाते हैं तो उसमें पूरा सिंटैक्स लिखवा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इससे नहीं आ पाई ना इंग्लिश अपन को कभी भी, क्योंकि तुम कोई सेंटेंस बोलने जा रहे हो उससे पहले ये फॉर्मूला चलाओगे क्या दिमाग में। जब तक फॉर्मूला चलाओगे तो ट्रेन छूट गई। जब आप हिंदी में कुछ बोलते हो तो आप ये सोचते हो क्या, कर्ता कारक फिर कर्म आएगा फिर क्रिया आएगी, ऐसा नहीं सोचते हो ना, क्योंकि बचपन से हैबिट है, और हैबिट डालने में कोई देर नहीं लगती। आप 30 दिन लगातार इंग्लिश बोलो ना, आपकी जबान पे आ जाएगी। टूटी फूटी बोलो, बोली गलत बोलो, हंसने दो सामने वाले को, लेकिन 30 दिन के बाद आप उसके ऊपर हंस रहे होंगे। डिस्करेज करने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे देखो। और एक गोल्डन सेंटेंस याद रखना, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, फेक इट टिल यू मेक इट। ये बात जानते हो, आपको कुछ भी बनना है ना, आप उसको फेक करना शुरू कर दो। फेक करने के चक्कर में आप धीरे धीरे वही बन जाओगे।
आपने वो किताब पढ़ी होगी ज़्यादातर में, द सीक्रेट, रॉन्डा मायर्स की, बीका जी सर भी बताते हैं। उस किताब में यही बताया मैनिफेस्टेशन, और वो अपना टॉपिक नहीं है अभी, उस पर बहुत देर बात हो सकती है, वंशिका आपको बहुत अच्छे से बता सकती है उस बारे में। लेकिन सीधी सी बात है, आप जो बनना चाहते हो वो बन जाओ, अपने आप बन जाओ, आप रियल में बन जाओगे। वो आपको इंग्लिश बोलनी है, आप ये सोचना शुरू कर दो कि मेरे से अच्छी इंग्लिश किसी को आती नहीं है, आप बोलो लगातार इंग्लिश और आपको आ जाएगी। देखो ये जो कॉल सेंटर में काम करते हैं ना लोग बाग, इनकी ट्रेनिंग ऐसे ही होती है, इनको 1-2 दिन का सेशन देते हैं कैसे बात करनी है और फिर इनको छोड़ देते हैं, ये इंग्लिश में बात करते रहते हैं लोगों से, धीरे धीरे इनको आ जाती है। समझ गए ये बात तुम लोग? अच्छा नेक्स्ट चीज क्या लिखी है इसमें? Interest. I love singing and socializing. तो मैं ये चीज क्यों बता रहा था कि जैसे ऊपर लिखा है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, नीचे लिखा है आई स्टडी इन, ये कोई रूल नहीं है कि आपको फॉर्मल में यही बोलना है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, या आपको कैजुअल में यही बोलना है आई स्टडी इन, आप कुछ भी बोल सकते हो दोनों में से। नेक्स्ट चीज Interest. I love singing and socializing. अब देखो आई लव सिंगिंग एंड सोशलाइजिंग, हॉबी बताने का सबसे बढ़िया सेंटेंस क्या है कैजुअल वे में, आई लव, जैसे ऊपर क्या लिखा था हॉबी बताने के लिए, इन माय फ्री टाइम, ये लिखा था ना, Yes, sir. In my free time, I enjoy. इन माय फ्री टाइम आई एंजॉय। जब आपको फॉर्मली किसी बड़े आदमी के सामने, आपसे ऊपर की पोजीशन में है, तो क्या बोल सकते हो, इन माय फ्री टाइम। लेकिन दोस्तों को, रिश्तेदारों को बता दो तो क्या कह सकते हो, आई लव। इन माय फ्री टाइम कितना लंबा हो गया, सीधे से क्या कह सकते हो, आई लव सिंगिंग, आई लव पेंटिंग, आई लव डांसिंग। सामने वाला कुछ समझ जाएगा कि इसकी हॉबी क्या है, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग। फिर क्या चीजें करेंगे? Conversation starter. What about you? Where are you from? What do you like to do? अब देखो, आपने खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद सामने वाले के बाले में बॉल डालनी है ना, वो कैसे डालोगे, उसके बारे में पूछो। तो हमेशा इंट्रोडक्शन के बाद सामने वाले से भी कुछ पूछना है। अब जैसे तुम पब्लिक में खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे भी आके गर्ल्स ने किया, बॉयज ने किया, तब तो आप सामने वाले से क्या ही पूछोगे, या तो आप पूरी पब्लिक से कोई चीज़ पूछो। लेकिन आमने सामने किसी से बातचीत हो रही है, उसको तुमने इंट्रोड्यूस किया है खुद को, तो लास्ट चीज़ क्या बोल सकते हो इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद, क्या क्या लिखा है आपको? What about you? Where are you from? What do you like to do? तो सीधे से आप क्या पूछ सकते हो, व्हाट अबाउट यू, या व्हाट अबाउट यू नहीं पूछना है तो वेयर आर यू फ्रॉम, या फिर लास्ट चीज क्या लिखी है, What do you like to do? व्हाट डू यू लाइक टू। क्योंकि देखो होता क्या है, अपन को ऑकवर्ड सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं करनी। जैसे ही आपका कोई ऑकवर्ड मोमेंट बना कॉन्वर्सेशन में, मतलब आप अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट नहीं हो। और अपने रोज ज़्यादातर मूवमेंट कैसे होते हैं, ऑकवर्ड, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें आगे क्या बोलना है। ऑकवर्ड मोमेंट बनने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि अब उसकी बारी है, और ये गलती किसकी है, आपकी खुद की। अगर आपसे बात करते करते सामने वाला ये समझ नहीं पा रहा ना कि अब उसको बोलना है, तो ये उसकी गलती नहीं, ये गलती किसकी है, आपकी। हमेशा कॉन्वर्सेशन ऐसी होनी चाहिए कि अपनी बात खत्म करो और सामने वाले को चारा डाल दो कि वो भी कुछ ना कुछ बोले। तुमने मुझे देखा होगा, तुम लोग मुझसे पूछते हो सर आप कैसे हो, मैं बताता हूँ मैं ठीक हूँ, सीधे मैं क्या पूछता हूँ तुम लोग कैसे हो। भले मेरे को कितनी भी ज़रूरी बात करनी हो, लेकिन कोई मुझसे पूछ रहा है तो दोबारा पलट के भी मैं उससे पूछ लेता हूँ, है ना वंशिका? तो देखो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ये रूल बना लेना बिल्कुल परफेक्ट रूल कि अगर आपसे बात करते समय ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आप देख रहे हो कि सामने वाला इधर उधर देख रहा है या फिर उसके पैर दरवाजे की तरफ मुड़े हुए हैं, मतलब आप अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट नहीं हो। देखो छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं, आपको पता करना है ना कि कोई आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो बात करते करते उसके पैरों की तरफ देख लिया करो आप। अगर उसके पैर अपने आप दरवाजे की तरफ मुड़े हुए हैं ना, मतलब वो जाना चाहता है वहाँ से, वो सिर्फ आपके साथ नाटक कर रहा है
और किस लिए कर रहा है, या तो कोई काम है उसको आपसे, मतलब रियल में उसको आपके साथ मज़ा नहीं आ रहा है। अगर उसके पैर बिल्कुल आपकी तरफ हैं तो मतलब वो आपसे कॉन्वर्सेशन एंजॉय कर रहा है। देखो हमारे शब्द जितना बोलते हैं ना उससे ज़्यादा हमारी बॉडी बोलती है, क्योंकि देखो जब बंदरों को भी बोलना नहीं आता था, उससे भी पहले क्या आता था उनको, एक्सप्रेशन देना। अभी मैं कितना भी प्यारी प्यारी बातें कर लूँ, लेकिन मेरे को गुस्सा आ रहा होता है तो तुम लोगों को पता चलता है ना, शहजाद को तो बहुत अच्छे से पता चलता है, जो मेरे साथ रहते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है। मेरी तो ये प्रॉब्लम है कि एब्सोल्यूट सत्यनिष्ठा जो मेरे अंदर होता है ना वो अपने आप चेहरे पे आने लगता है, और ज़्यादातर के साथ यही है, 99 भी क्या 100% के साथ। आप कितनी भी कोशिश कर लो अपनी बॉडी से झूठ नहीं बोल सकते। बॉडी से झूठ बोलना सिखाते हैं जासूसों को, जैसे व्लादिमीर पुतिन है, अभी उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना, रशिया का प्रेसिडेंट है ना, पहले KGB एजेंट था, बहुत बड़ा स्पाई है, आप देखना उसको कभी, आप पता ही नहीं कर सकते कि उसका अंदर से कैसा फील हो रहा है। तो वो तो बहुत हाई ट्रेनिंग होती है, लेकिन आम इंसानों के लिए, बल्कि 100% इंसानों के लिए क्या है कि उनके मन में क्या है वो बॉडी बता देती है। तो आपको किसी को पता करना है तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो, और अपनी बॉडी लैंग्वेज भी सही रखो। आपने बच्चों को देखा, छोटे बच्चों को, उनको तो शब्द आते नहीं है। छोटा सा बच्चा है, कोई 2 साल का है, 2.5 साल का है, ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पाता है, आप देखना वो तुरंत समझ जाता है कौन बदमाश आदमी है, कौन अच्छा आदमी है, कौन मेरा शुभचिंतक है और कौन मेरे बारे में बुरा सोचता है। उनको कैसे पता चलता है? एक्सप्रेशन से। ये बात मैं नहीं बता रहा, आप चाइल्ड साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ोगे ना या पेरेंटिंग की बुक्स, तो आपको पता चलेगी ये बात। जो जादूगर होते हैं ना, जादूगर, मैजिशियन, जिनका काम क्या है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, हाथ की सफाई करना, वो छोटे बच्चों के सामने बहुत डरते हैं, क्योंकि जो अपन जैसे बड़े लोग हैं वो तो बेवकूफ़ बन जाते हैं जादूगर से। क्योंकि आपने देखा होगा जादूगर कुछ भी काम कर रहा है ना, वो बोलता रहता है कुछ कुछ, देखा है ना ऐसा तुमने? वो क्यों बोलता रहता है? आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कि आपका ध्यान उसकी बातों में कब चला जाता है आपको पता नहीं पड़ता, और वो इधर की चीज़ उधर कर देता है। लेकिन छोटे बच्चों से बहुत डरते हैं जादूगर, क्योंकि उनको ये बात पता है, बच्चे तो बात समझते नहीं है, उनका पूरा ध्यान होता है ये कर क्या रहा है, और ज़्यादातर छोटे बच्चे पकड़ लेते हैं जादूगर को। तो ये पावर हमें भगवान ने दे रखी है कि हमारी बॉडी हमारे शब्दों से ज़्यादा बोलती है। तो कभी भी बॉडी लैंग्वेज से अंडर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना है। फाइनल चीज़ बता रहा हूँ आज की, अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए? देखो सब, एक तो क्या ये पोडियम बहुत नीचे है तो मुझे झुके रहना पड़ता है, लेकिन ये कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। हमेशा आपके कंधे कैसे होने चाहिए? पीछे, सीना थोड़ा सा बाहर, जिससे क्या दिखता है? कॉन्फिडेंस। तो कभी भी आप इंट्रोड्यूस करने खड़े हुए हो खुद को, कोशिश करो कंधे कैसे रखो? पीछे, सीना थोड़ा सा ऊपर, और चिन भी हल्की सी ऊपर। ऐसा नहीं कि ऊपर भगवान को देख रहे हैं हम, है ना, थोड़ी सी ऊपर। और इसके लिए देखो एक बहुत अच्छा रूल है, एक किताब भेजूंगा मैं तुम्हें, हाउ टू टॉक टू एनीवन, उसमें लिखा है ये रूल। कभी भी आपको कमरे में घुसते के साथ ही दिखाना है ना कि आप एक कॉन्फिडेंट आदमी हो, तो ऐसा इमेजिन करो कि हर कमरे के दरवाजे पे एक हुक लटका हुआ है। हुक समझते हो? ऐसे जैसे मछली पकड़ने का कांटा, ऊपर से एक हुक लटका हुआ है। आप जैसे ही कमरे में घुस रहे हो, आपको क्या कोशिश करनी है? वो हुक किससे पकड़ना है? मुंह से। जैसे आपका जो पैलेट होता है ना, पैलेट समझते हो, मुंह का ऊपर का हिस्सा, तो ऐसा सोचा करो कि वो हुक आपके मुंह के ऊपर के हिस्से में चला जाए। ऐसा इमेजिन करते हैं ना, आप देखना आपकी बॉडी अपने आप कॉन्फिडेंट वाली पोजीशन में आ जाएगी। जैसे ही आप ये इमेजिन करोगे, आपके कंधे पीछे हो जाएंगे, सीना ऊपर आ जाएगा और चिन थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। ये कॉन्फिडेंस की पोजीशन होती है। अब ये रूल क्यों बता रहा हूँ मैं? और मैं नहीं बता रहा हूँ, जिस राइटर ने ये किताब लिखी है वो बता रही है, और उस किताब को पढ़ोगे तो तुम बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे। पुराने बच्चों ने पढ़ी भी है। रूल क्यों बनाया उसने इसको? क्योंकि दिन भर में आप कम से कम 50-60 दरवाजों से गुजरते हो। सोच के देखना, कभी यहाँ से बाहर जाओगे, फिर कोई और दरवाजा आएगा। इवन आप सुबह उठोगे, टॉयलेट जाओगे, बाथरूम जाओगे, किचन में जाओगे, हर जगह दरवाजे हैं ना।
अगर आपने हर दरवाजे में घुसने से पहले ये सोच लिया कि यहाँ एंट्री से पहले कंधे पीछे होने चाहिए, सीना हल्का सा ऊपर होना चाहिए, चिन हल्की सी ऊपर होनी चाहिए, आप अपने आप कॉन्फिडेंट दिखोगे। जो आदमी यूँ झुका हुआ रहता है, देखो उसको देख के ही नेगेटिव वाइब आती है, उसको देख के ही लगता है कि ये थका हुआ आदमी है और ये किसी काम का नहीं है। लंबे लोग जो होते हैं ना, वो तो बहुत झुके रहते हैं। मेरी खुद की भी ज़्यादातर आदत है ये, लेकिन गुरु जो करता है वो नहीं करना चाहिए, गुरु जो कहता है वो करना चाहिए। ये बात जानते हो ना? अगर आप लोग इस चक्कर में लग गए ना कि सर तो ऐसे करते हैं और हमें ऐसे कह रहे हैं, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सर की जिंदगी अलग होती है। जितने भी गुरु लोग होते हैं ना, वो कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी क्या लाइफ है, वो वही जानते हैं, लेकिन वो आपका भला चाहते हैं। इसलिए इस चीज़ पे ध्यान मत दो कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ पे ध्यान दो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, इसको रूल बना लोगे। जब भी दरवाजे से घुसो, अभी से प्रैक्टिस करना कि एक तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए, यार दरवाजा आ गया मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं, दरवाजा आ गया मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं। कमरे में घुसते से ही पूरे कमरे का मूड खराब भी हो सकता है और मूड अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि इमोशंस आर कंटेजियस, ये एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। अभी वंशिका एकदम मुंह सुझा के घुसेगी ना कमरे में, तो तुम लोग खुश भी बैठे होगे, तो थोड़ा सा तुम लोगों की खुशी कम हो जाएगी। और यहाँ कोई मातम नहीं बन रहा होगा ना, लेकिन एकदम से कोई खुश मिजाज इंसान आ गया तो थोड़ी थोड़ी खुशी सब में आ जाती है। मातम बन रहा हो तो हंसते हुए नहीं घुसना है तुमको। देखिए मोहम्मद मतलब इसको समझो आप। अगर टेंशन में बैठे हैं लोग, बाहर कोई मीटिंग हो रही है बहुत एलिवेट, एक भी इंसान अगर प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित मुद्रा में घुसता है ना, बाकी सब पे असर पड़ता है। और सब कुछ बैठे हैं, बढ़िया बातचीत हो रही है, पार्टी हो रही है, एक आदमी एकदम मुंह सुझा के घुस गया ना, उसके इमोशंस का फर्क सबको पड़ता है। हर दरवाजे से पहले रूल बना लो कि मैं घुस रहा हूँ तो कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रूल नहीं बनाओगे तो कभी भी नहीं आ पाएगा। हमारी बॉडी पे इतना कंट्रोल नहीं होता हमारा, हम बोलते बोलते भूल जाते हैं, नीचे देखने लगते हैं, कंधे झुका लेते हैं, वहीं सारा गेम खत्म हो जाता है। इंटरव्यूअर सब नोट करता है, आपने क्या पहना है, आप क्या बोल रहे हो, आपके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन है। इवन एक और चीज़ बताऊँ, हाथ कैसे रखने हैं, इंटरव्यू वाली क्लास में और डिटेल में बताऊंगा ये, लेकिन देखो एक कोई टिप छोटी सी, हाउ टू टॉक टू एनीवन वाली किताब में से, कभी भी ऐसे नहीं रखना है हाथों को। ठीक है, आपकी बैक साइड दिखेगी ना हाथों को, तो वो क्या करती है, मतलब लोगों को आपके हाथों की बैक साइड दिखेगी तो वो लोगों को दूर जाने का सिग्नल देती है कि दूर रहो भाई मुझसे। आपकी पाम्स हमेशा कैसी होनी चाहिए, ऊपर। मतलब जब किसी से बात करो ऐसे रख लो हाथ, कैसे भी करके आपका वाइट एरिया दिखे हाथ का। अगर आप ऐसे मुट्ठी बांध के खड़े हो, मेरी खुद की भी आदत थी पहले, आज तक भी है, मुझे एक्टिवली ऐसा करना पड़ता है कि मेरे हाथ खुले रहें। या तो आप किसी से बात करो तो हैंड मूवमेंट्स करते रहो, उससे भी कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि हैंड मूवमेंट से आप काफ़ी चीज़ें समझा सकते हो। जब आप बात करते करते हैंड मूवमेंट करते हो, सबसे पहली चीज़ आपकी पाम्स दिखती हैं, हथेलियाँ, ये लोगों को इनवाइट करता है आपकी तरफ। लेकिन जब आपका ये बैक पोर्शन दिखता है ना, तो ये लोगों को दूर भगाता है आपसे। आपको दूर नहीं करना है, लोगों को पास बुलाना है, तो कोशिश करो हाथ चलाते चलाते बात करने की। क्लियर हो गई ये बात? बाकी इंटरव्यू की क्लास में बताऊंगा कि जब बैठे होते हैं तो हाथ कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है कालिंदी? Example. Hi, I'm Aarti Singh. I study in BSc semester 2nd at ठीक है, SIT रुक जाओ, खाली टाइम क्या होगा? 12/5. 12/5। नेक्स्ट चीज़ क्या है? एग्जाम्पल तो तुम लोग अब देख सकते हो घर पे इसको। वही Recite your introduction in these two formats 10 times. अब देखो, आज तुम लोगों का यही टास्क है, क्योंकि कल क्लास शुरू होते ही कई बच्चों को मैं इंट्रोडक्शन के लिए बुलाऊंगा, वो भी रैंडमली, उनके अटेंडेंस शीट में जो नाम लिखे हैं ना उसके हिसाब से, लाइन से नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट्स का करवाना मुश्किल है एक ही क्लास में। लेकिन रैंडमली बुलाऊंगा, इसलिए सब लोगों को तैयार रहना है। देखो 10 बार क्या 100 बार बोलना है इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज जो गलतियां करी हैं वो नहीं होनी चाहिए कल बिल्कुल भी।
आज क्या क्या गलतियां थी? सबसे पहली गलती, देख के पढ़ना पड़ रहा है। आज माफ थी वो गलती क्योंकि पहला दिन है इंट्रोडक्शन का। कल से कोई भी बच्चा देख के अपना इंट्रोडक्शन नहीं देगा। अच्छा, एक लड़के ने 15 अगस्त को स्पीच बोली थी, वो लड़का बैठा है यहाँ पे? देखो, तुमने देखा था कि मतलब इतना अच्छे से नहीं बोल पाया वो, जबकि उसका मैटर बहुत अच्छा था लिखा हुआ, उसकी आवाज़ भी अच्छी थी। सारा मजा इसलिए बिगड़ा क्योंकि वो लिखा हुआ पढ़ रहा था। वो साफ सबको पता चल रहा था, घर पे कोई रिकॉर्डिंग में भी सुने ना तो पता चल जाता है कि लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। इवन आपने देखा है मोदी जी कभी स्टेज पे बोलते हैं ना तो कितना मस्त बोलते हैं। देखो, बिल्कुल आपको लगेगा फ्लो में कि इससे अच्छा तो ओरेटर ही नहीं है, लेकिन जब वो मन की बात करते हैं तो अलग सा लगता है ना एकदम। क्योंकि तुमने नोट किया होगा मन की बात में वो लिखा हुआ पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ जब अपन पढ़ते हैं अपनी वॉइस से एक्सप्रेशन ही गायब हो जाता है। कालिंदी ने ये चीज़ बहुत अच्छी की कि उसने लिखा हुआ पढ़ते हुए भी एक्सप्रेशन दी। आप लोग जब बिना लिखा पढ़ोगे ना तो अपने आप एक्सप्रेशन आएंगे। तो कल पहली गलती जो नहीं करनी है, आपको लिखा हुआ नहीं पढ़ना है, याद होना चाहिए इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज़ इंट्रोडक्शन में क्या याद रखना है आपको, जितना स्पीड में नॉर्मली बोलते हो उससे थोड़ा सा धीरे, थोड़ा सा स्लो बोलना है। ठीक है, ये बात जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश नहीं करनी है। तीसरी चीज कॉन्फिडेंस, जैसे पीछे नहीं देखना है, आप सामने वाले से बात कर रहे हो सामने देखो। और कॉन्फिडेंस का बॉडी पोस्चर कैसे होता है भाई, कंधे पीछे, सीना ऊपर, चिन ऊपर। क्लियर है ये बात? बाकी आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करना, ये सब भी चीजें हम सीखेंगे। हालांकि इसके बाद तो कुछ नहीं, कुछ लिखा है। हाँ, First impressions matter. Your introduction is often the first impression people have of you. Make sure to speak clearly, maintain good posture, and use polite language. A confident introduction can set a positive tone for any interaction. देखो, तुमने देखा होगा ना, कुछ बच्चे शुरू से आते ही चमकने लगते हैं और कुछ बच्चे कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं। ये सब इंट्रोडक्शन का खेल है। पहली क्लास से ही जो अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर देगा, अच्छे से बात कर लेगा, नजरों में आ जाता है। नजरों में आता है उसको और अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसमें देखो साफ लिखा है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मायने रखता है। इंट्रोडक्शन सॉलिड तैयार हो, और इन सबसे ऊपर के लेवल की टिप, आपका इंट्रोडक्शन भारी भरकम कैसे हो सकता है, जब आपके पास कोई क्रीडेंशियल्स हो। आपको कहीं चीफ गेस्ट जाना है, चीफ गेस्ट बुलाएगा कौन कब आपको, जब आप कुछ हो। आप अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते हो तो कोई आपको कहीं का चीफ गेस्ट बुला लेगा क्या, या फ्लैग होस्टिंग करवा लेगा क्या आपसे? नहीं करेगा। इसलिए आपका इंट्रोडक्शन इतना मस्त हो कि सामने वाले पे जबरदस्त असर पड़ जाए। इसके लिए आप में कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, लेकिन सब्सटेंस भी होना चाहिए। इसलिए पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है। अब तुम देखो, नरेंद्र मोदी को कहीं अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है क्या? उसका नाम ही उसका इंट्रोडक्शन। तो आपको ये लेवल अचीव करना है एक दिन कि इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही खत्म हो जाए। लेकिन वो लेवल अचीव करने से पहले लाखों बार आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। सलमान खान कभी स्टेज पे आता है, तुमने सुना क्या कभी उसको, हेलो माय नेम इज सलमान खान, मैं मूवीज बनाता हूँ और मेरी हॉबी है गाड़ी चलाना रात को? सुना क्या आपने ऐसा कभी? क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, उसका नाम ही उसका इंट्रोडक्शन है। लेकिन ये लेवल अभी नहीं है ना आपका। ये लेवल अचीव करने तक खूब इंट्रोडक्शन दो। मोदी जी जब पहली बार संघ के कार्यालय में गए होंगे, उन्होंने भी इंट्रोडक्शन दिया होगा। आज कोई पूछ के देखे कि आप कौन हो? समझ गए ये बात? सेकंड पॉइंट क्या है? Adapt your introduction to the situation. Tailor your introduction depending on whether it's a formal or casual setting. In formal situations, keep it professional and structured. In casual settings, be more relaxed and friendly. This flexibility shows social awareness. देखो, सोशली अवेयर होना चाहिए आपको। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जहाँ जैसा इंट्रोडक्शन देना है वैसा इंट्रोडक्शन दो ना। फॉर्मल सिचुएशन में आप कैजुअल हो रहे हो, कैजुअल में फॉर्मल हो रहे हो। ये क्या दिखाता है कि आप में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी हो चुकी है इस दुनिया में। कई लोग, कई स्टूडेंट्स कहते हैं
सर फॉर्म आया था, हमें पता ही नहीं पड़ा। मैं जनरली सबसे पूछता हूँ, आजकल जो बच्चा मिल रहा है ना, मैं पूछता हूँ सीईटी का फॉर्म भरा कि नहीं भरा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो फॉर्म। 90% का जवाब क्या होता है, सर हमें पता ही नहीं। अरे तो तुम्हें कोई भगवान आके थोड़ी बताएंगे, या सपने में आके कोई कह देगा तुमसे। ये सब कैसे पता चलता है? अवेयरनेस। जिस सिचुएशन में हो उसको एनालाइज करो, उसके हिसाब से खुद को चेंज कर लो। हर किसी को हर चीज़ नहीं बतानी होती है, ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी है, कहाँ पे कैसा इंट्रोडक्शन देना है। अवेयर रहने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सुबह सुबह न्यूज़ पढ़ो। आप जब न्यूज़ पढ़ोगे ना, यू विल हैव मैनी टॉकिंग पॉइंट्स। न्यूज़ पढ़ना एसेंशियल है। देखो, और जो हमारी फिनिश टीम के बच्चे हैं, सबके लिए मैंने रूल बना रखा है। देखो, कौन सी न्यूज़ सुननी पड़ती है सुबह वंशिका आप उनको? डीएलएस न्यूज़। देखो एक चैनल है डीएलएस न्यूज़। अब मेरे को क्या मतलब है कि तुम लोग न्यूज़ सुनो कि नहीं सुनो? देखो इसलिए मतलब है कि मुझे पता है ना ये बात, जब आप न्यूज़ ही नहीं जानते हो उस दिन हुआ क्या, पिछले दिन क्या हुआ, तो आप किसी से क्या बात करोगे? आप रोज सुबह जब वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी करते हो, 1 घंटा न्यूज़ सुनो। मैं आपको चैनल भी बता दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भेज भी दूंगा। डीएलएस न्यूज़ सुना भी होगा किसी ने। वो इसलिए बढ़िया होती है क्योंकि वो सारे इंडिया, इंटरनेशनल, नेशनल सब कवर कर देता है बहुत ही फास्ट। फालतू बातें नहीं करता है, टाइम वेस्ट नहीं करता है, इसलिए उसका चैनल बहुत बड़ा भी हो चुका है। तो आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो डीएलएस न्यूज़ रोज सुनो। और उससे पता है एक और फायदा क्या होगा? कोई भी एग्जाम है, आप सोचते हो करंट अफेयर्स पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़ें, 5-5 घंटे के करंट अफेयर्स की मैराथन देख रहे हो, रोज डीएलएस न्यूज़ पढ़नी शुरू कर दी, आप में अपने आप अवेयरनेस आ जाएगी। कोई करंट अफेयर्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। बार बार एक ही न्यूज़ सुनोगे ना, एक न्यूज़ कई दिन तक आती रहती है, आप उसको सुनोगे आपके दिमाग में आ जाएगा। तो लिसनिंग टू द न्यूज़ इज अ पार्ट ऑफ बीइंग अवेयर। आप अवेयर नहीं हो तो आप ही गलत हो गए। अगली चीज़ क्या है जानते हो? Use eye contact to build trust. While introducing yourself, maintain eye contact with the person or audience. This shows confidence and helps you connect better with the other person. देखो आई कॉन्टैक्ट, हाँ making you appear trustworthy and approachable. देखो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। आप जिससे बात कर रहे हो उसकी आंखों की तरफ देखो, लेकिन वो इतना ज़्यादा भी नहीं हो कि उसको लगा कि ये घूर रहा है मुझे या ये मेरे को डैमेज करने वाला है। मतलब आपको स्टेयर नहीं करना है ना, आपको एक स्टेडी आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। और उसका भी रूल होता है, तुम लोग जानते होंगे ये बात, इंटरव्यू में बहुत यूज़ होता है ये रूल। आप ऐसे इमेजिन करो सामने वाले के फेस पे ट्राइंगल बना हुआ है, 3 डॉट हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब आपने सोच लिया मेरे को आई कांटेक्ट रखना है, आप उसकी आंखों में ही देखे जा रहे हो, या तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि इससे मुझसे प्यार हो गया है, या उसको लगेगा कि ये मुझे धमका रहा है, डरा रहा है। दोनों सिचुएशन आपको अवॉइड करनी है तो क्या करोगे? अपनी गेज शिफ्ट करो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर वापस यहाँ। मतलब सामने वाले के चेहरे पे एक ट्राइंगल इमेजिन कर लो, कभी एक डॉट की तरफ देखो, हल्का सा दूसरे डॉट की तरफ देखो, कभी कभी उसकी चिन की तरफ भी देख लो। ठीक है ये बात? इससे वैसे ये रूल इतना काम मेरे कभी नहीं आया, लेकिन तुम लोगों की एक चीज काफी काम आ सकती है। 100 बात की एक बात क्या है, लगातार भी नहीं देखना है भैया ना, बीच बीच में इधर उधर आपको गेज शिफ्ट करना है, लेकिन ऐसे वाला शिफ्ट नहीं करना है जो आईज रोल करते हैं ना गर्ल्स ज्यादातर, यार अब फिर बोलने लग गया, ऐसे शिफ्ट नहीं करनी है आईज, आपको उसकी तरफ देखना है। कभी कभी इधर उधर आप आई कांटेक्ट शिफ्ट कर सकते हो। देखो बड़े लोगों से सीखो। आप हदीस पढ़ोगे ना, उसमें बताते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, जो इस्लाम के फाउंडर थे, उनकी पता है क्या आदत थी? वो जिससे बात करते थे पूरा घूम जाते थे उसकी तरफ, वो गर्दन मोड़ के भी बात नहीं करते थे, जबकि वो कितने बड़े इंसान थे। देखो उनसे बड़ा कौन होगा इस दुनिया में? वैसे भी जो लिस्ट है ना टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल की, तो उसमें नंबर 1 पे किसका नाम आता है? प्रॉफिट मोहम्मद, क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत हैं और काम भी काफ़ी किया उन्होंने। तो वो अलग बात है नंबर 1 नंबर 2 होना, लेकिन आप बड़े लोगों से सीखोगे ना तो आप उनके जैसे थोड़े बहुत तो बन पाओगे। अब वो इतना बड़ा इंसान था कि उसकी एक झलक पाने के लिए 100 बार कुर्बान हो जाए लोग।
लेकिन देखो तमीज कितनी ज्यादा थी। कोई छोटा बच्चा भी बात कर रहा है ना, अगर यहाँ से आवाज आ रही है वो पूरा मुड़ के उसकी तरफ बैठ जाते थे। ये लिखा हुआ है, मैं नहीं बता रहा क्योंकि मैंने कोई देखा नहीं है उनको, लेकिन ये उनके मानने वाले सब जानते हैं। तो जब इतने बड़े लोग इस चीज की वैल्यू समझते हैं कि आई कांटेक्ट रखो भाई, सामने वाला आपसे बात कर रहा है और आप इधर उधर देख रहे हो, इसका मतलब आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। आई कांटेक्ट पे ध्यान दोगे आप? और क्या होता है, आप नीचे देख रहे हो ना, अगर तो लगता है कि ये डरा हुआ है, अंडर कॉन्फिडेंट है, नीचे तो बिल्कुल नहीं देखना। नेक्स्ट चीज क्या जानेंगे? Speak with clarity and purpose. When introducing yourself, avoid rushing. Speak slowly and clearly, making sure that your name and key details are easy to understand. देखो This projects confidence and ensures people remember you. देखो यही गलती हेमराज ने की थी ना अभी, उसने बहुत अच्छा बोला, देखो उसका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा था, सब स्पीकिंग अच्छी, कॉन्फिडेंस अच्छा था, जल्दी जल्दी खत्म कर दिया उसने। कभी भी आपको किसी से बात करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ओशो की स्पीच सुनिए आपने? ओशो की कितना धीरे धीरे बोलते हैं, इतना धीरे धीरे, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है। जब वो नॉर्मली बात करते हैं तो ऐसे बात नहीं करते थे, जब वो स्पीच देते थे तो थोड़ा धीरे बोलते थे। आप भी यही कोशिश करो, पहले बता चुका हूँ, जब भी किसी को इंट्रोडक्शन दो, स्टेज पे आके बोलो, हमेशा दिमाग में स्विच ऑन कर लो कि जिस स्पीड में मैं बोलता हूँ उससे थोड़ा सा कम स्पीड। क्लियर है ये बात? अगली क्या चीज़ है? Highlight key information about yourself. Include important details about who you are, such as your name, class, and interest. This helps others to get to know you better and can lead to meaningful conversations. Personalize your introduction with something interesting like a hobby or passion to make it memorable. देखो आपका इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। उसमें ज़रूर कोई ना कोई पर्सनल चीज़ डालो जिससे आप सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगो। देखो दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया के पास बहुत कम टाइम है, ये वाला पॉइंट यही बता रहा है। पहली बात सीखो, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में रोज अपन को हजारों लोग मिलते हैं, लेकिन याद कोई एक आध ही रहता है। अगर आप किसी को याद रह गए हो ना, मतलब आप इंटरेस्टिंग हो। आप किसी को याद रहते हो तो आपके बहुत अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। आप देखना आपका लेवल उस समय बढ़ जाएगा जब आप मार्केट में कुछ खरीदने गए हो और 4-5 लोग आके बार बार आपसे मिल रहे हैं कि अच्छा आप तो कालिंदी व्यास हो ना, मैंने आपको वहाँ देखा था। लोग आके बिना बात ही आपकी चमचागिरी कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है कि आपको बहुत सारे लोग जानते हैं। अब आपको क्यों जानेंगे लोग? क्योंकि आप इंटरेस्टिंग हो, और इंटरेस्टिंग आपको खुद को बनाना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टिंग नहीं हो तो, अगर आप बोरिंग इंसान हो, किसी चीज़ में एंजॉय नहीं करते हो, कटे कटे रहना चाहते हो, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। दूसरी बात, दुनिया के पास बहुत कम टाइम है, तो इंट्रोड्यूस करते समय की पॉइंट्स बताओ अपने बारे में। फालतू बातें मत बताओ कि मेरे दोस्त का नाम ये है, मेरे दोस्त के पापा ये करते हैं, मेरे दोस्त के पास ये गाड़ी है। जो लोग कम सक्सेसफुल होते हैं ना, वो दूसरों के नाम के स्टाइल में आते हैं, वो दूसरों के बारे में बता के पोस्टिंग करते हैं। आप खुद को इंटरेस्टिंग बनाओ और खुद के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी अच्छी बताओ, जिससे सामने वाले को आपके बारे में याद रहे। नेक्स्ट चीज क्या है? ठीक है, आज की क्लास समझ में आई तुम लोगों को? कल मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब अपना इंट्रोडक्शन याद करके आओगे। और कल से क्या है, मुझसे पर्सनली बात करो तो इंग्लिश में बात करना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते नहीं, लेकिन कल से बिल्कुल इसको एक रूल की तरह समझना कि अगर मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ ना, मेरे को कई लैंग्वेजेस में स्विच करना पड़ता है। कभी कोई बोलनी पड़ती है, कभी कोई बोलनी पड़ती है। ज़्यादातर हिंदी ही बोलता हूँ मैं, फिर भी तुम इंग्लिश बोलोगे, मुझे भी याद आ जाएगा इंग्लिश में बोलना। जितनी कॉन्वर्सेशन होगी उतना अच्छा रहेगा। सबसे मेन बात, कल सबका इंट्रोडक्शन रेडी होना चाहिए, याद होना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा सबको क्लियरली? चलो बहुत मजा आया तुम लोगों के साथ। अभी 3 बजे से 5 बजे तक फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास है, तो आपकी इसी जगह क्लास होगी। कोई कोऑर्डिनेटर होगा आपके साथ, देखते हैं कॉलेज से किसको अपॉइंट करते हैं। तो जो 3 से 5 वाले बच्चे हैं, 3 से 5 यहाँ फ्रेंच में आ जाना। जो स्पेनिश वाले बच्चे हैं, कल सुबह 8 बजे क्लास होगी, वो भी कहाँ पे होगी? यहीं पे। क्लियर है ये बात? चलो, यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। कल मिलते हैं।
Thank you.